जो छोटा भाई पिछले कई साल से अपने भाई और परिवार से अलग रह रहा था अपनी पत्नी के साथ, एक दिन रात के लगभग 10 बजे उसका फोन आता है और वह रो रो कर अपने भाई से माफी मांगने लगता है और मदद की गुहार लगाने लगता है। कहता है कि भैया मुझे बता लो, मेरी जो पत्नी है वो मुझे इस दुनिया से विदा करके ही रहेगी। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि छोटे तू चिंता मत कर, तू जहां पर है वहीं पर छुपा रहे, मैं अभी के अभी पिताजी को भेजता हूं। कौन था ये बड़ा भाई और किस वजह से छोटा भाई अपनी पत्नी से इतना डर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेंडवन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा के पासी के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके लड़के हैं और एक उनकी लड़की है। लड़की दोनों भाइयों से बड़ी है तो माता पिता लड़की की शादी करा देते हैं और उसके बाद जो बड़ा वाला लड़का होता है वह भी शादी के योग्य हो जाता है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह बड़े वाले लड़के की, जिसका नाम होता है रोहतास की भी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो रोहतास होता है वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से दिल्ली चला जाता है। यानी कि अब वहीं पर कमाएगा, वहीं पर खाएगा और वहीं पर अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा। साथ में कुछ पैसे कमाया करता है तो उन पैसों को अपने घर वालों तक पहुंचा दिया करता है। परिवार के अंदर सबसे छोटा वाला बेटा बचा था जिसका नाम होता है मनोज। जो कि घर के अंदर रह गया था, लेकिन चूंकि अब वो अकेला घर के अंदर रह जाता है तो उसके बाद घर का पूरा लाड़चाव उसी के ऊपर होता है। बड़ा भाई भी कमा कर पैसे भेजा करता है, इधर जो पिता होते हैं वो भी कुछ कमाया करते हैं, तो उन सभी पैसों से वह अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहा था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे मनोज दवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसी दौरान उसको ढेर सारी बुरी आदतों ने घेर लिया था। वह नौकरी की तरफ तो सोचा ही नहीं करता और वह तो सोचा करता कि मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। साथ में वो शराब वगैरह भी पीने लगा था और इन बातों से घर वाले उसे बार बार समझाया करते हैं, यहाँ तक कि उसका जो बड़ा भाई होता है रोहतास, वह भी उसे समझाया करता है। लेकिन मनोज की कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वह सभी की बातों को चुपचाप सुन लेता, लेकिन किसी की बात पर अमल नहीं किया करता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब बेटा शादी के योग्य हो जाता है तो उसके बाद माता पिता उसको जीवन को लेकर चिंता करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो इससे कौन अपनी लड़की देगा और कौन इससे अपनी बेटी की शादी कराएगा। इसी वजह से माता पिता उसे धमकाने लगते हैं और धमकाकर जब उसे पूछते हैं कि भाई ये बता कि तुझे कुछ करना है या नहीं करना या फिर ऐसे रहेगा, तो उसके बाद जो मनोज होता है वो कहता है कि हाँ करना तो है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता और ना ही मैं कहीं मजदूरी करने के लिए जाऊंगा। इस बात को सुनकर माता पिता कहने लगते हैं कि फिर क्या करेगा तू? तो वो कहता है कि मुझे ना अपनी जागरण मंडली की कंपनी खोलनी है। अब इस बात को सुनकर घर वाले एकदम से मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा ये बिल्कुल से गलत है। लेकिन मनोज अपनी माँ से साफ साफ बोल देता है कि अगर करूंगा तो यही काम करूंगा, वरना मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूं। अब इस बात को सुनकर जो मनोज की माँ होती है वो थोड़ी देर तक इस बारे में सोचती है और सोचने के बाद तय करती है कि जब बेटे ने ठान लिया है तो एक बार उसको करने देते हैं। वैसे भी जागरण कंपनी की जो मंडी होती है उसका जो सामान होता है वो उतने में बिक जाता है अगर कंपनी ना चले तो। ऐसा सोचकर जो माँ होती है वो अपने बेटे की इस जिद के लिए मान जाती है और उसके बाद उसे पैसा देती है जागरण मंडली की कंपनी खोलने के लिए, सारा सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर जो मनोज होता है सारा सामान खरीद लाता है, साउंड वगैरह, स्टेज वगैरह जो कुछ भी होता है उन सभी को खरीदकर वह अपने पास रख लेता है और अपनी एक छोटी सी जागरण मंडली की कंपनी चलाने लगता है। उसने कई बंदों को हायर किया जो उसके यहाँ पर काम किया करते थे, कुछ लड़कियां भी थी और वह अपने काम को करने लगता है। अब स्टार्टिंग में तो उसकी जागरण मंडली की जो कंपनी थी वह बहुत कम चलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो उसी दौरान जो मनोज होता है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम होता है कोमल, जो कि दूसरी जागरण मंडली की कंपनी में थी और वहां पर नाचने का काम किया करती थी। यानी कि जागरण में जिस तरह से वो नाचा करते हैं ना, उसी तरह से वो नाचा करती थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मनोज होता है वो कोमल से कहने लगता है कि तुम तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया करती हो, तो क्यों ना तुम मेरी मंडली में आ जाओ। अब इस बात को सुनकर जो कोमल होती है वह पूछने लगती है कि कितने पैसे दोगे, तो यहाँ पर मनोज और भी बढ़ाकर उसे पैसे बता देता है क्योंकि उसकी प्रतिभा को वो पहचान चुका था और इसी वजह से वह उससे आने के लिए हामी भर लेती है। अब जो कोमल थी वह भी उसकी मंडली में आ जाती है और जैसे ही कोमल उसकी मंडली में आ जाती है तो उसके बाद उसकी मंडली को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कोमल की जो कलाकारी थी वह दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और लोग तारीफ करते हैं और उस पर खूब सारा पैसा भी उड़ाते हैं।
अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो मनोज होता है वह मन ही मन बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी जो जागरण मंडली है वो तो अच्छी तरह से चलने लगी है। इस बारे में जब घर वालों को पता चलता है कि बेटा अच्छा खासा कमाने लगता है तो वो भी खुश होते हैं और माँ सोचती है कि चलो मैंने अच्छा ही किया जो इसकी बात को मान गई, वरना अगर हम इसे नहीं करने देते तो शायद ये इतना पैसा नहीं कमा पाता। मनोज ने कुछ ही दिनों में अपने घर वालों को वो सारे पैसे लौटा दिए थे जिन पैसों से उसने जागरण मंडली की कंपनी खोली थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मनोज होता है वह मन ही मन कोमल से प्यार करने लगता है। और एक दिन ऐसी बात होती है कि जिस दिन यहाँ पर जो कोमल होती है वह भी मनोज की तरफ देख रही थी और मनोज भी उसकी तरफ देख रहा था। उसी दिन जो मनोज होता है वह अपने प्यार का इजहार कोमल से कर देता है और इधर जो कोमल होती है उसे भी दिखाई देता है कि भाई मनोज के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, तो अगर ये प्यार का इजहार कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही सोचकर वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और यहाँ पर कहती है कि अब तो हम लोग एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इस बात को सुनकर जो मनोज होता है वह भी खुश होता है, कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुम्ही से करूंगा और किसी से करने के लिए थोड़ी ना जाऊंगा। इसके बाद उन दोनों के बीच का प्यार जो परवान चढ़ने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर इन दोनों का प्यार काफी ज्यादा गहरा हो जाता है और उसके बाद एक दिन कोमल जो होती है वो कहने लगती है कि मनोज देखो बहुत दिन हो गए हैं हमारे प्यार को चलते हुए और अब क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। इसके बाद जो मनोज होता है वो भी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों से बात कर देता हूं और तुम अपने घर वालों से बात कर लो। तो कोमल कहती है कि मेरे घर वालों को पता है और मेरे पिता ने बोल दिया है कि जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम शादी कर सकती हो, बस तुम्हारी तरफ की देरी है। इसके बाद जो मनोज होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बार जब घर जाऊंगा तो घर वालों से इस बारे में बात करूंगा और बात करने के बाद हम लोग एक साथ शादी करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मनोज अपने घर वालों से अपनी और कोमल की शादी की बात करने वाला था। वह अपने माता पिता से बात करता है और जैसे उन्हें बताता है कि मेरी कंपनी में जो कोमल नाम की लड़की काम किया करती है उसी से मैं शादी करना चाहता हूं। अब कोमल को इसके परिवार वालों ने पहले ही देख रखा था, क्योंकि कई बार जब उनके गांव के आसपास में कोई फंक्शन हुआ करता है तो मनोज उन्हें बता देता है कि आप लोग आ जाओ, मैं यहाँ पर जागरण करने वाला हूँ। तो वह लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं और कोमल की परफॉर्मेंस उन लोगों ने देखी थी। अब इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद और कोमल को देखने के बाद जो माता पिता होते हैं वो एकदम से उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, वो बेकार लड़की है। अब इस बात को सुनकर मनोज को बड़ा ही बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, उसमें क्या कमी है, मैं और वो एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऊपर से वो मेरी कंपनी में अच्छी तरह से काम किया करती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मनोज के घर वालों से फाइनल फैसला सुना देते हैं कि देखो उस लड़की से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें तजुर्बा है और हमें पता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है। मनोज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और घर वालों से लड़ झगड़ कर वापस से अपने उस कंपनी के वहां पर चला जाता है जहां पर उसका ऑफिस था और जहां पर वो रहा करता था। वहीं पर रहकर वह अब कोमल को बताता है इन बातों को, तो कोमल भी नाराज हो जाती है और कहती है कि फिर अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो मनोज होता है वह अपने प्यार को काफी आगे बढ़ा चुका था और वह कहने लगता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, बेशक घर वाले राजी हो या ना हो, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। इस बात को सुनकर कोमल भी खुश हो जाती है और उसके बाद मनोज बिना घर वालों को बताए हुए कोमल से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। अब स्टार्टिंग में जब उसने कोमल से कोर्ट मैरिज की थी तो कुछ दिनों तक जो कोमल है वो अपने पिता के यहाँ पर ही रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो मनोज होता है वह वहीं पर एक और घर लेता है किराए का और उसी घर के अंदर रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। अब धीरे धीरे समय बीता है, पति पत्नी दोनों ही जागरण कंपनी को अच्छी तरह से चला रहे थे, लेकिन जब पत्नी बन जाती है कोमल तो उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति यानी कि जिस तरह से जागरण में जाया करते हैं तो अगर लड़की साथ हो तो उसको छेड़खानी करने वाले कुछ लोग हुआ करते हैं ना, जो कि पर्दे के पीछे छेड़खानी करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे लोग पहले भी आया करते थे, लेकिन जब से वो उसकी पत्नी बनी है तो उसके बाद वह उसकी सुरक्षा करना चाहता है और इसी वजह से उसे इसका यहाँ पर नाचना बड़ा ही बुरा लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वह कोमल से मना करने लगता है, कहता है कि कोमल देखो मुझे ना तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और तुम ऐसा करो घर के अंदर आराम से रहो, तुम्हें ना कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत करो, मैं कमाऊंगा जो कुछ भी कमाना है और तुम्हारी जगह किसी और अदाकारा को मैं रख लूंगा। ऐसा कहकर जो मनोज होता है वो कोमल से जाने से मना कर देता है और कोमल को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, कहती है कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो कोमल होती है वो घर पर बैठ जाती है और यहाँ पर जो मनोज होता है वो एक और लड़की को अपने ग्रुप में भर्ती करता है और उसके साथ जागरण का काम करने लगता है। लेकिन जब से वो
वो लड़की आई है उसके बाद से उसका जागरण हिट होना बंद हो गया है और उसके बाद उस पर बहुत कम काम आने लगता है। धीरे धीरे करके जब काम कम आता है तो पैसा भी कम आता है और पैसे की कमी के चलते जो उसकी पत्नी कोमल होती है वह उससे लड़ाई झगड़े करने लगती है। कहती है कि जब पैसा ही नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रहकर, और तुम्हें ना पैसा तो कमाना ही होगा, उसके लिए चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुमने मुझसे शादी की है तो मेरी पूर्ति तो तुम्हें पाड़नी होगी। इस बात को सुनकर मनोज काफी ज्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते वह एक दिन शराब पीता है और शराब पीकर अपने भाई के पास फोन कर देता है। कहता है कि भैया यार मैं तो बहुत परेशान हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। भाई जो कि उससे बड़ा था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था और वह कहने लगता है कि क्या हुआ छोटे, बता तो सही क्या परेशानी है। तो वह बताता है कि मैंने ना उस लड़की से शादी कर ली है, घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं है, लेकिन अब मेरी जान आफत में आ गई है, क्योंकि अगर उस लड़की को नचाता हूं तो लोग गलत तरह की निगाह रखते हैं और उसके अलावा अगर किसी और लड़की को मैंने ग्रुप में भर्ती किया है तो उसकी वजह से शो हिट नहीं हो रही और मुझे बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, वर्करों की सैलरी तक भी इससे नहीं निकल रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं। इस बात को सुनकर उसका जो भाई होता है पहले तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसने बिना घर वालों को बताए अपनी शादी कर ली है और उसको एक बच्चा भी हो चुका है। उसके बाद वह कहने लगता है कि देख भाई, अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया है तो भुगतना तो तुझे पड़ेगा। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं कि तू अपने बीवी बच्चों को लेकर दिल्ली में आ जा, यहां पर तेरी किसी कंपनी में नौकरी लगा दूंगा और उसके बाद तू यहां पर रहकर अपने बच्चों को पाल पोस लेना। रही बात घर वालों की तो धीरे धीरे करके मैं घर वालों को भी बता दूंगा। इस बात को सुनकर जो मनोज होता है वह अपने भाई के कहे अनुसार उस कंपनी को बंद करता है और बंद करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर सीधा यहां से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद उसका जो भाई होता है उसके लिए किराए का रूम का इंतजाम करता है और उसके अंदर रहकर वह उसे एक नौकरी भी लगा देता है कंपनी के अंदर। वह नौकरी करने लगता है, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब कंपनी में नौकरी करने के बाद उसे 10,000 रुपए मिलते हैं और उन 10,000 रुपए को वह अपनी पत्नी के हाथ पर रखा करता है कि इनसे ही घर का खर्च चलाना है। तो जो पत्नी होती है वो अपना मूसा बना लेती है और हर महीने और हर 15 दिन में, हर 10 दिन में उससे लड़ाई झगड़ा कर दिया करती, क्योंकि इतने पैसे उसके काम चलने के लिए काफी नहीं थे और वह तो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और इसी वजह से उसने मनोज से शादी की थी। लेकिन जो मनोज था वह अपना वो काम छोड़ चुका था और उसके बाद बहुत कम पैसे कमाया करता है। इन बातों के चलते वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और उसके बाद जो 10,000 रुपए उसे मिला करते हैं उनमें से भी कुछ पैसे की शराब पी जाया करता है। धीरे धीरे करके हालत बद से बदतर हो जाते हैं। वह बार बार उससे लड़ाई किया करती और इसी लड़ाई के चलते यहाँ पर जो मनोज होता है वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि फिर मैं क्या करूं, बताओ, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो जो उसकी पत्नी कोमल होती है वो कहती है कि करना ही क्या है, तुम ऐसा करो वापस से वहीं पर चलो और वहीं पर मैं भी काम करूंगी और तुम भी काम करना, कम से कम इससे घर तो चल जाएगा। अब ये बात कहीं तक जो मनोज है उसे ठीक लगती है, सोचता है कि मेरी पत्नी घर चलाने के बारे में कितना सोच रही है तो ऐसा ही मुझे करना चाहिए। उसके बाद वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार वहां से वापस से आगरा आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है एक किराए का घर लेकर। वहां पर जो उसकी पत्नी है वो दोबारा से जागरणों में जाने लगती है और जागरणों में जाकर वो भी पैसा कमाने लगती है। इधर जो मनोज होता है वह भी एक दुकान पर काम करने लगता है और धीरे धीरे लगता है कि अब समय सही तरह से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन इन बातों को जैसे ही लगभग 1 से 2 महीने बीतते हैं तो 2 महीने बाद एक दिन अचानक से मनोज की जो पत्नी होती है वो एक सुरेश नाम के व्यक्ति की टोली थी जो कि जागरण किया करती थी और यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह अपने पति से कहती है कि देखो आज जागरण में जाना है और वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी जागरण काम आता है। मेरे जो मालिक है वो इस बात के लिए कह रहे थे। तो इस बात को सुनकर जो मनोज होता है वह भी तैयार हो जाता है। इधर जो रमेश होता है वह भी उनके बताए हुए अनुसार शाम के समय अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है उनके उस किराए के घर के सामने और दोनों को अपने साथ बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। रास्ते से वह 2 लड़कों को और बिठाता है तो गाड़ी के अंदर टोटल 5 जन हो गए थे। लेकिन रास्ते में एक शराब का ठेका पड़ता है और वहां से जो रमेश होता है वह ढेर सारी शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जो कोमल होती है वो तो एक साइड में खड़ी हो जाती है और ये चारों के चारों जो यहाँ पर होते हैं वो शराब पीने लगते हैं। शराब कुछ इस तरह से पी जाती है कि जो मनोज होता है उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है, लेकिन वहीं पर उन लोगों को इतना नशा नहीं हुआ था। जब लोग नशा कर लेते हैं, नशा करने के बाद सभी लोग दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहां पर नदी का किनारा था और वहीं पर नदी के किनारे से सटाकर उस गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद वो चारों लोग जो होते हैं यानी कि मनोज को छोड़कर जो और 4 लोग होते हैं वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मनोज बिल्कुल बेसुध हालत में वहां पर पड़ा हुआ है। उसके बाद वो बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा होकर बात करने लगते हैं कि अब यहीं पर यही जगह ठीक रहेगी और यहीं से इसको इस दुनिया से विदा कर देते हैं।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंदर मनोज बैठा हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है, और जब वो ये बात सुनता है कि मनोज को यहीं से नीचे डाल देते हैं और उसके बाद ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, तो ये बातें उसे सुन जाती हैं। इसके बाद वह कान लगाकर सुनने लगता है और उसके बाद आगे का मामला उसके पूरे समझ में आता है। दरअसल यहाँ पर जो उसकी पत्नी कोमल थी वह उस कंपनी के मालिक रमेश के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन चुकी थी, और अब वह कैसे भी करके अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। यहाँ पर ये सारी बातें उसकी समझ में ऐसे आ जाती हैं क्योंकि बाहर खड़े होकर वो इस बारे में बात कर रहे थे और जो उसकी पत्नी थी वो हंस हंस कर उनका साथ दे रही थी। अब मनोज को होश तो आ चुका था और वह सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन शराब का नशा उसे काफी ज्यादा हो रखा था। वह चुपके से दूसरी खिड़की खोलता है और दूसरी खिड़की खोलने के बाद जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है तो अचानक से उसका पैर स्लिप होता है, और पैर स्लिप होने के बाद वह नदी में गिर जाता है। अब जैसे ही वो नदी में गिरता है तो नदी में गिरने के बाद अचानक से आवाज होती है, और उस आवाज को देखकर वो चारों जन उस तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो झांक कर देखते हैं तो उन्हें वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिससे पता चले, और गाड़ी के अंदर से भी जो मनोज है वो गायब है। वो लोग सोचते हैं कि शायद अपना काम आराम से हो गया है, क्योंकि वो लोग इसे इस दुनिया से विदा करने के बाद नदी में डालने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो मनोज है वो अपने आप ही गिर गया है, और वो सोचने लगते हैं कि नशे की हालत में है, तैर तो सकता ही नहीं है और उसके बाद डूब ही जाएगा। वो लोग वहां से अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं और वो वापस से अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। इधर जो मनोज होता है वो पानी में तो गिरा था, लेकिन पानी वहां पर इतना गहरा नहीं था जिसमें वो डूब सके, और उससे निकलकर वो साइड में बैठ जाता है पहले ही, जब तक वो देखने के लिए नहीं आए थे। जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं तो ऊपर आकर इधर उधर मदद मांगने लगता है। अब वैसे तो वो नशे में था, और नशे की हालत में जब लोगों से मदद मांगता है तो लोग समझने लगते हैं कि ये तो नशेड़ी है, ऐसे ही घूम रहा है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे एक चाय की दुकान मिलती है, और उसी चाय की दुकान वाले से फोन लेकर वह अपने भाई के पास फोन करता है, क्योंकि उसका जो खुद का फोन था वह तो पानी में भीगकर खराब हो चुका था। इसके बाद वह अपने भाई से फोन करता है और उसे बताता है कि भैया मैं तो ऐसे ऐसे परेशान हूं और मेरी पत्नी ही मुझे इस दुनिया से विदा करना चाहती है, लेकिन आज जैसे न तैसे मैं बच गया हूं और मुझे बचा लो। अगर वो लोग घूमते घूमते फिर से आ गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अब जो उसका बड़ा भाई रोहतास था वह दिल्ली में रहा करता था, और वह इस बात को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि छोटे तू चिंता मत कर, तू ये बता कि तू कहाँ है। तो उसके बाद उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ है, और इसी वजह से जो बड़ा भाई होता है वह दुकान वाले से बात करता है और दुकान वाला उसे एड्रेस पता देता है। इसके बाद जो मनोज होता है वह उससे कहता है कि भाई तुम यहीं पर बैठना, मैं अभी पिताजी को भेज रहा हूं और सुबह तक हम लोग भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। ऐसा कहकर वह अपने छोटे भाई को वहीं पर बिठा देता है और अपने पिता के पास फोन करके उसे उस जगह के लिए भेज देता है। वहां से उसका पिता उसे अपने साथ बिठाकर घर ले जाता है, और जैसे ही मनोज घर जाता है तो वहां पर अपने माता पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। माता पिता उसे चुप कराते हैं, और चुप कराने के बाद उसे अच्छी तरह से नहलाते धुलाते हैं। जैसे ही वो नहा धोकर तैयार सा होता है तो उसी समय जो उसका बड़ा भाई रोहतास होता है वह भी एक गाड़ी को लेकर सीधा वहीं पर आ गया था, और वहां पर आने के बाद वह अपने भाई से बातचीत करने लगता है। अब तक उसका नशा भी थोड़ा सा कम हो गया था, और जब उसका नशा कम हो जाता है तो वह अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसके घर वाले होते हैं वो उसे डांटने लगते हैं, कहते हैं कि हमने तो मना किया था, लेकिन तुमने ही ऐसा सब कुछ कर दिया, अब भुगत ले जो कुछ तुमने किया है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बड़ा भाई रोहतास होता है वो अपने भाई का साथ देता है, कहता है कि माँ बाबूजी जो इससे गलती हो गई उसे तो छोड़ो, लेकिन अगर फिर भी ये उसके साथ रहने गया तो आज तो ये बच गया है, इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आगे बच पाएगा इसकी क्या गारंटी है। माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी अपने बेटे पर तरस आने लगता है, और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि चाहे जो भी हो अपने बच्चे को वो इस तरह से भेंट नहीं चढ़ने देंगे। इसी वजह से वह मनोज से कहते हैं कि अब तू ऐसा कर, तू यहीं पर छुप जा और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद जो मनोज होता है वो वहीं पर छुप जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो बिल्कुल भी इस बात का कोई भी ये नहीं करती कि वो पुलिस कंप्लेंट हो या घर वालों को बताना कि वो घर पर नहीं है या वो गायब हो गया है। और इस बात को देखकर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह अब एक प्लान बनाते हैं जिससे उसकी असलियत सामने आ जाए और ये कैसे भी करके उनके बेटे मनोज को छुटकारा दे दे। ऐसा सोचकर जो बड़ा भाई रोहतास होता है वह एक दिन ढूंढते ढूंढते मनोज की पत्नी कोमल के पास जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि मनोज कहाँ है, मनोज का फोन नहीं लग रहा काफी दिनों से, पिछले इतने दिनों से उसकी बातचीत हमसे नहीं हो रही है, आखिर कहाँ गया वो। तो उसके बाद जो कोमल होती है वह बहाना बनाने लगती है, कहती है कि वो तो मुझे भी छोड़कर चला गया और मैं खुद ही उसको ढूंढ रही हूँ, मैं भी उसका फोन मिला मिलाकर परेशान हो गई हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर जो उसका भाई होता है बड़ा वाला रोहतास, वो कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं
और पुलिस वाले कुछ ना कुछ इस बारे में जरूर करेंगे। इस बात को सुनकर कोमल के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और पसीनों को देखकर जो रोहतास होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपने पति को इस दुनिया से विदा कर दिया है क्या, जो तुम्हारे चेहरे पर इसे पसीने आ रहे हैं। इस बात को सुनकर कोमल एकदम से बौखला सी जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी जो रोहतास होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को नदी में डाल दिया है शराब पिलाकर, और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मैं एक बातें मुझे मेरे जानने वाले ने बताई हैं जिन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा है, और वो चश्नीद गवाह है इस चीज का। तुम लोग इतने जने थे और ऐसे ऐसे गाड़ी में बैठे हुए थे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कोमल होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे उनका पूरा राज पता चल गया था। तो वो कहने लगती है कि हमने कहाँ डाला है, वो अपने आप ही नदी में गिरा था और इसमें हमारी क्या गलती हुई। तो वो कहने लगता है कि लेकिन ये बात पुलिस को बताएगा कौन, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई को तुम ही लोगों ने धक्का दिया है इस तरह से। अब इस बात को सुनकर जो कोमल होती है वो रोने लगती है और रो रो कर इस बात की माफी मांगने लगती है। तभी यहाँ पर जो रोहतास होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम्हें सच में ही माफी मांगनी है तो हमारे पास घर आना होगा और घर आकर तुम माफी मांग सकती हो। इसके बाद जो कोमल होती है वो बड़ी डरी सहमी सी उनके घर जाती है, और घर जाने के बाद जो मनोज के माता पिता होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया, क्या दिक्कत थी हमारे बेटे से जिस वजह से तुम ये सब कुछ कर बैठी। उसके बाद जो कोमल होती है वो डरी सहमी सी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मैं प्यार में पड़ गई थी और इसी वजह से मैंने उसे रास्ते से हटाना सही समझा और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। ये सारी बातें जो बड़ा भाई रोहतास होता है वो एक मोबाइल फोन से वीडियो बना लेता है, और जब ये वीडियो प्रूफ का पूरा सिस्टम उसके समझ में आ जाता है, यानी कि उसके मोबाइल में कैच हो जाता है, तो उसके बाद जो रोहतास होता है वह अपने भाई मनोज को आवाज लगाता है। और मनोज जैसी इस बात को सुनता तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को खरी खोटी बातें सुनाने लगता है। लेकिन तभी जो मनोज के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऐसे न कर, यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि ये तुम्हें तलाक दे दे, क्योंकि आजकल महिलाओं के केस काफी लंबे चला करते हैं और जीवन बर्बाद हो जाया करता है। उसके बाद वो कोमल से कहने लगते हैं कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, इसे तलाक दे दो, और तलाक देने के बाद अपना कहीं भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे भाई को हमारे पास छोड़ दो और उसके बेटे को भी हम ही दे दो। इस बात को सुनकर जो कोमल होती है वह पहले तो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, अगर इसे मुझे तलाक देना है तो कुछ पैसे तुम लोगों को देने होंगे। लेकिन तभी जो रोहतास होता है वो उस वीडियो फुटेज को उसके सामने चला देता है और कहता है कि इसमें तुमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है और किसी को जान से मारने की कोशिश करना भी अपराध होता है और उस अपराध के लिए तुम लोगों को सजा भी हो सकती है। तो उसके बाद वह डर जाती है और डर के कारण मनोज को तलाक भी दे देती है और उसके बेटे को भी उसके परिवार के हवाले कर देती है। अब जो कोमल है वह वहां से चली जाती है और अपने जीवन को अलग से जीने लगती है। इधर जो मनोज होता है वह भी अपने घर वालों से रो रो कर माफी मांगता है और कहता है कि अब जैसा आप कह दोगे वैसा ही करूंगा। मनोज आज के समय में एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका है, लेकिन जो कोमल है उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। उसका पिता जो उसे हर बात में सपोर्ट किया करता था वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, और जो उसके भाई होते हैं वो अपनी बहन के पहले भी खिलाफ थे और अब भी खिलाफ है, लेकिन अब उनकी घर में चला करती है, तो इसी वजह से वो बहन को घर पे नहीं आने देते हैं। और जो कोमल है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, क्योंकि रमेश तो पहले से शादीशुदा है, वो पीछे से राजस्थान का रहने वाला है और उसकी पत्नी और बच्चे हैं। वो तो केवल इसका गलत फायदा उठाता है और उसके बाद अब ये दर दर की ठोकरें खाती है। यहाँ पर यह बात मनोज को भी पता चलती है, लेकिन मनोज उस पर बिल्कुल भी थर्थ नहीं खाता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया है अपने बड़े भाई के साथ ही। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।